हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ जी। अभी तो फिलहाल गुड आफ्टरनून हो रही है इस टाइम पर। अब जब तक ये वीडियो पहुंचेगी पता नहीं गुड इवनिंग हो जाएगी गुड मॉर्निंग हो जाएगी। वैसे तो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 7 तारीख में। 7 मई का वो था। बट 7 मई से 10 मई पहुंचा। 10 मई से आज 11 तारीख आ गई है। डे बाई डे चेंज होते गए। अभी पिछले दिनों पेपर भी हुआ नीट का। उस चक्कर में भी फिर बैच डिले हुआ। बट अब होपफुली चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बैच तो स्टार्ट हो जाता बट अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं टेक्निकल इश्यूज वगैरह आ रहे थे। अभी भी प्रॉपर हमारे पास सेटअप है नहीं। न इस टाइम पे बोर्ड है ना ट्राईपोर्ड है। और बीच में भी प्रॉब्लम आई। पहले क्लास रिकॉर्ड करी उसमें क्लास रिकॉर्ड हो गई बट उसमें माइक्रोफोन की प्रॉब्लम थी। अब रिकॉर्डिंग हुई लेकिन वॉइस नहीं आई। ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम आती है बट हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है वही है। अब फ़िलहाल होपफुली इतनी नहीं आएंगी प्रॉब्लम। अब बैच स्टार्ट हो चुका है और आगे कंटिन्यू रहेगा। और जो जो हमारे इस वाले बैच में आए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था जिनके मैसेज आए थे मेरे पास मैं उनके नाम बोल रहा हूँ एक बार। जो जो हमारे बैच में उनका स्वागत है वेलकम है हमारे बैच में। शुभांगी, अवनीश, तूबा, अतूफ़ा, नितिन, विनीत, ट्विंकल, अभिनव, जैद, दिव्यांशी, उवैस, भार्गवी सिंह, महक, ज्योति और अब्दुल हक और यासिर और अबू हादी। ये हमारे पुराने बच्चे हैं। और जिन बच्चों ने इस साल पेपर दिया है उन लोगों ने तो इस साल का पेपर देख लिया। जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए एडवाइस यही है पहले तैयारी करने से पहले पेपर देखें एक बार उसे समझें। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज कॉल भी आए थे कि सर हमें पता ही नहीं है फॉर्मेट ही नहीं पता नीट का। अभी आफ्टर 12th आए कुछ बच्चे कुछ बिल्कुल फ्रेशर हैं कुछ ड्रॉपर भी हैं। दोनों का कंबाइंड बैच चलेगा। और रही इसकी टाइमिंग वगैरह भी फिक्स नहीं है 10-5 दिन की प्रॉब्लम रहेगी। तो उसे एडजस्ट कर लेना। ठीक है। अभी ये लाइव क्लास अभी तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ बट हाँ इन फ्यूचर जल्दी प्रॉपरली हमारी लाइव क्लास हुआ करेगी तो उसमें आपका डाउट सेशन वगैरह सब हुआ करेगा। और जो आपका पढ़ने का मेथड है एक बार मैं उसे क्लियर कर रहा हूँ सबसे पहले। जो नए बच्चे हैं उनके लिए और जो पुराने उनके लिए भी। जो हमारा पढ़ने का वो रहेगा सेटअप वो ये रहेगा कि आपको क्लास से पहले आपके नोट्स आपके ग्रुप में पहुंच जाया करेंगे एक दिन पहले। जैसे नाइट में पहुंच के रात में आप उसे फेयर में अपने नोट कर लेंगे। देन उसके अगले दिन क्लास हुआ करेगी क्लास में आपको और सारे टॉपिक उसमें क्लियर कर दूंगा मैं खाली एक्सप्लेन करूँगा आपको सारे वो। और एक ग्रुप बनेगा आपका जिसमें आपको सारे डाउट के आंसर मिलेंगे जिसमें आपके सीनियर बैच के सीनियर लोग हैं वो ऐड होंगे वो आपको आंसर कर देंगे। वो नहीं कर पाएंगे तो फिर डेफिनेटली मैं करूँगा। ठीक है। आपको हर तरीके से आपका सॉल्यूशन मिलेगा। और जो बच्चे नए आ रहे हैं वो अभी स्टार्टिंग में ये ना सोचें बिल्कुल भी कि बहुत टफ है या बहुत वो है। अभी जर्नी स्टार्ट हुई है अभी कुछ इतना टफ नहीं है कुछ इतने वो नहीं है। अब आप कहोगे सर आप तो खुद बीएमएस में बैठे हुए हो। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी आप लोगों के पास इनफ टाइम है। जो 11th 12th वाले हैं उनके लिए तो बहुत इनफ टाइम है जो वो आराम से कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी करेंटली 12th पास आउट करा है तो उन पे भी एक साल आराम से बहुत प्यार से कर सकते हो। हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमने 11th 12th निकाल दिया। देन उसके बाद स्टार्टिंग करी प्रिपरेशन की। और इतनी गाइडेंस वगैरह थी नहीं इसलिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन आपके पास तो फुल सपोर्ट है हमारी भी और हर तरीके से हर चीज़ अवेलेबल है। तो जिन्होंने अब से स्टार्ट करी है जो अब इस बैच में आ गए हैं जो अब इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पहले तो अपने आप में इसे नीट को करने के लिए दो या तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक डिसिप्लिन, एक पंक्चुअलिटी, एक कंसंट्रेशन। जिसमें तीनों चीज़ आ जाती हैं वो कर लेगा। आप कहोगे आप में नहीं थी सर। हम में भी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये ना हमारे साथ में टाइम की बहुत प्रॉब्लम थी काम बहुत थे। और अब जो है फिलहाल अब जो आए उनके लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो तो रही है ना। हो रही है। हाँ जी। एक बच्चा मेरे से बोल रहा था जैद के सर आप अपना रूम दिखाना।
रूम कैसे दिखाऊँ? रूम की कंडीशन ऐसी हो नहीं रही कि रूम दिखाया जाए। रूम में तो मैं दिखाऊंगा संडे में, जब मैं सारी सफाई कर लूँगा। अभी फिलहाल रूम रूम नहीं दिख। ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग का भी कुछ अभी कंफर्म नहीं है कि क्लास की आपको किस टाइम पर पहुंचा करेगी। तो अभी मेरे भी टेस्ट टेस्ट चल रहे हैं एक तो, और थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। और वैसे भी इसमें आफ्टर मई हो सकता है जून में छुट्टी हो मेरी 21 दिन की, तो मैं सेंटर पे ही आपको मिलूँगा, वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है। आपका टाइम टेबल शेड्यूल बनेगा प्रॉपरली, प्रॉपर आपको वो दिया जाएगा, सिलेबस ट्रैकर दिया जाएगा, प्रॉपर आपके टेस्ट हुआ करेंगे। कोई भी ये ना सोचे कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो टेस्ट नहीं होंगे। टेस्ट आपके डेली हुआ करेंगे, डेली करो, वीकली हुआ करेंगे, और उसका एनालाइज भी करा जाएगा। ठीक है। अब पढ़ने की बात करते हैं, पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। नीट का पेपर कोई भी उठा के देख ले, जो मेरे से पढ़ चुके हैं बच्चे वो भी, जो नहीं पढ़े वो भी। ठीक है। नीट में कुछ इतना ज़्यादा आईएएस के सवाल तो आते नहीं है, या आईपीएस के, या आउट ऑफ द सिलेबस तो आता नहीं है। जो 11th 12th की एनसीईआरटी है, एक बार आप उसे उठा कर देखो, और उसके क्वेश्चंस देखो, उसके पैराग्राफ देखो, सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। और जो मेरे नोट्स हैं पिछले साल वाले, उसमें भी आप देखोगे तो 70% 80% तो मेरे नोट्स में से भी आया हुआ है। मैंने देखा पेपर बायो का, मैं बायो की बात कर रहा हूँ, जूलॉजी और बॉटनी स्पेशली। ठीक है। जो 12th की नहीं आए हुए बच्चे, वो तो खाली 12th का पढ़ेंगे। मैं स्टार्टिंग 12th से करूँगा, फिर देन 11th पे जाऊँगा, क्योंकि 12th का कोर्स इतना है कि मैं 3 4 महीने में, 3 महीने में करा दूँगा। ठीक है। फिर देन हम उस पर जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे 11th पे, क्योंकि 11th में चाहिए टाइम। और 11th में हमारी ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो। पहले तो सबसे पहले यूनिट्स कितनी है हमारे पास, 11th में कितनी यूनिट्स हैं? खुद आंसर करना वैसे तो। 2 मिनट का पॉज है मेरा। हाँ बोलो भाई, 11th में यूनिट कितनी थी? नहीं, 11th में 22 चैप्टर थे, और हमारी 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स थी। डाइवर्सिटी, मॉर्फो, और सेल, सेल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ये हमारे नीट के वो बैठे हैं बैचमेट, और देखो क्या जवाब दे रहे हैं। अब डिवाइड हुआ है ना, अब जो नई एनसीईआरटी आई, मैं तो पुरानी एनसीईआरटी के बेसिस पे बता रहा हूँ। जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें हमारे 5 यूनिट्स हैं, और 22 चैप्टर्स हैं क्लास 11th में। ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हमारी कौन सी है? डाइवर्सिटी वाली यूनिट है हमारी फर्स्ट, जिसमें आता है हमारा लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। ठीक है। ह्यूमन फिजियो बहुत अच्छा वेटेज देती है, और प्लांट फिजियोलॉजी। अब जो ड्रॉपर हैं, जिन्होंने 12th कर लिया है, 11th में है, उन लोगों को तो समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ के उन्होंने भूल चुके होंगे आदि, तो उन लोगों को ये बताया है ये। ठीक है। 22 चैप्टर्स हैं, प्लस हम जाते हैं हम 12th में, क्लास 12th में। क्लास 12th में कितनी यूनिट्स हैं? क्लास 12th में कितनी यूनिट्स हैं? क्लास 12 देखो, ये नीट वाले बैठे हुए हैं, डॉक्टर बनने आए हुए हैं, बीएमएस वाले। 16 चैप्टर्स हैं हमारे क्लास 12th में, जिसमें हमारा सबसे पहले यूनिट आती है हमारी रिप्रोडक्शन, देन जेनेटिक्स, देन आती है हमारी ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी इकोलॉजी, और एक यूनिट और है, एक है हमारी इकोसिस्टम। ठीक है। इकोलॉजी। ठीक है। ये हमारे क्लास 12 के 16 चैप्टर्स हैं। अब डाउट क्या आता है कि सर सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी हमारे पास कोई ऐसा नोटिस नहीं है एनसीआईएसएम की तरफ से क्या है, या ऐसा कुछ नहीं करा। इस साल का पेपर हुआ था क्लास 12 वालों के लिए, क्लास 12 के बच्चे बोले कि सर पेपर हमारा रिडक्शन पर आया। बट मैंने तो सारा पेपर पढ़ा, सारा सिलेबस पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि इसलिए पढ़ाया था क्योंकि क्लास 12 के अकॉर्डिंग तो रिडक्शन हुआ था, नीट के अकॉर्डिंग रिडक्शन नहीं था। तो उनका तो पूरा सिलेबस में से पेपर आया। तो अभी तो ये क्लैरिफाई नहीं है, और ये क्लैरिफाई अभी 2 3 महीने होगा भी नहीं।
जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और मैं पढ़ाऊंगा भी पहले वही चीज़ें जो हमारे सिलेबस में है, जो मुझे लगेगा कि नहीं है अभी सिलेबस में कट सकती हैं, तो उन्हें मैं डिले करूँगा। और ये जो टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स वगैरह, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, इकोलॉजी, ये अच्छे वेटेज वाले वो हैं यूनिट्स, इनमें हम अच्छे खासा इनफ टाइम देंगे। अब पढ़ने का सिस्टम क्या रहेगा, मेरी क्लासेस आया करेंगी आपके पास 40 से 50 मिनट की। ठीक है, उसमें क्या हुआ करेगा, उसमें आपको एक टॉपिक, एक चीज़ आपको पूरी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी जाया करेगी, और नोट्स आपको ग्रुप से मिल जाएंगे, पीडीएफ की फॉर्म में भी अवेलेबल है और रिटिंग फॉर्म में भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, पढ़ना कैसे है, जो टीचर आपको एक बार पढ़ा देगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, ठीक है, टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाना, और वो पढ़ा देगा। बट सबसे मेन काम क्या है आपका, सेल्फ स्टडी। और अभी तक जो आप करते हुए आ रहे थे वो क्या था, कि आपको एक क्वेश्चन होता था, उसको आपको 10 लाइनों को याद करना होता था, एंड देन आप वो पेपर में छाप के आ जाते थे, ये सब करते थे आप गधा मजदूरी। अब गधा मजदूरी नहीं होगी आपसे, अब करना आपको स्मार्टली वर्क। वो कैसे, कि आपको कोई टॉपिक है, आपको पढ़ाया, ठीक है, उसको पढ़ा दिया, समझ लिया आपने, देन उसके बाद फिर आपने उसकी रीडिंग करी। क्वेश्चन कैसे बनता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हर क्लास में ये बताता हूँ अपनी। क्लास 11 की एनसीईआरटी में आप जब पेज नंबर 7 पर जाएंगे, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें दो डेफिनेशन आती हैं, ICBN एंड ICZN। क्या फुल फॉर्म है ICBN ICZN की, बताना। ICBN ICZN, ICZN, हाँ चलो इतना तो इन्हें पता है, इतना तो इन्हें पता है। ICZN में जब भी मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछा है अपनी, तो सब बच्चे ये बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड सर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये बोलते हैं बच्चे क्लासेस में रेगुलरली, बट इसमें सबसे बड़ा जो हाईलाइट पॉइंट है वो क्या है, फोर और ऑफ। फोर किस में बोला जाता है और ऑफ किस में बोला जाता है। जब ICBN की बात करते हैं तो जब क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बट जहाँ बात चल रही है हमारी ICZN की, तो वहाँ क्या बोलते हैं हम, ICZN में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आए थे इस पे, और इस साल आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार इसमें शायद इसका क्वेश्चन नहीं आया, बट इस साल हो सकता है इस साल आ जाए। ठीक है, अब ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा आता है कि हमारे बॉडी में क्या, हम किससे बने हुए, जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में सबको पता है क्या है, जेनेटिक मटेरियल हमारे DNA एंड RNA। ठीक है, जब DNA RNA की हम वो पूछते हैं कि बच्चों इसकी नाइट्रोजनस बेसिस बताओ, तो बच्चे बताते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, एंड देन अगर हम RNA में चले जाते हैं तो क्या डिफरेंस है, बट DNA और RNA में थाइमिन एंड यूरेसिल का। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये होता है। दूसरा डिफरेंस ये आता है इसमें, जब हम बात करते हैं DNA की, तो DNA में क्या बोलते हैं हम, थाइमिन। थाइमिन की स्पेलिंग बताओ क्या होगी, थाइमिन सब अपनी अपनी कॉपी पे लिखे, पता चलेगा। बताओ, तुम बताओ थाइमिन की स्पेलिंग है, THYMINE, THYMINE। ठीक है, जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है, THYMINE। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं CPMT की, जब IPMT होता था हमारा, तो जब ये वो आया था एम्स के पेपर में क्वेश्चंस। ठीक है, तो एम्स के पेपर में क्वेश्चन क्या आया था, उसमें ये DNA का वो दिया हुआ था कि क्या डिफरेंट होता है RNA और DNA के बीच में। ठीक है, तो हमें पता है थाइमिन होता है, थाइमिन की स्पेलिंग ये है। तो उसमें जो ऑप्शन आए थे, उसमें एक ऑप्शन तो ये था THYMINE, और एक ऑप्शन में ये था THIAMINE। तो जो बच्चे थोड़ी सी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी या थोड़ा सा भी बच्चा पढ़ता है क्वेश्चन, अगर कोई इजी क्वेश्चन आ जाता है तो उसे लगता है उसे आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट होता है। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को देख के ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना या ओवर हाइपर वो हो जाना गलत है। उसे पढ़ो, उसे देखो, उसे समझो। सबसे पहला काम ये होता है, जब आप उसे देख रहे हो, आपको आता है, बट एक बार रिकन्फर्म करो कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। वहाँ पे बहुत से बच्चों ने टिक करा THY वाला, और कुछ ने टिक करा THIMINE। 99% बच्चों ने THIMINE करा था, और यही गलत था, यही गलत था, और इसी से ही निगेटिव मार्किंग में नंबर जाते हैं। ठीक है,
ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब मोस्टली जो हमारी 9th 10th क्लास से हमसे पूछा जाता है डीएनए आरएनए के बारे में बताओ, डीएनए आरएनए के बारे में बताओ, हम बताते हैं डीएनए आरएनए के बारे में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है डीएनए पहले फाउंड हुआ या आरएनए, तो इसमें भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो बच्चा हर बच्चे किस पे टिक करता है, डीएनए पे। बट अगर आप जेनेटिक्स उठा के देखो, आरएनए वर्ल्ड करके एक टॉपिक है, उसमें ये बताया गया है जो आरएनए है उससे ही इवॉल्व हुआ है डीएनए, ठीक है। आरएनए डीएनए से पहले आया है। ये सिंपल सिंपल से एक 3 4 चीज़ें हैं, ये बता रहा हूँ आप लोगों को। अब जैसे ओजोन लेयर है हमारी, उसमें भी एक दो जगहों पर वो हो जाता है, उसकी परसेंटेज वगैरह पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ना बहुत मतलब माइन्यूट से पॉइंट होते हैं जिनको तुम्हें फोकस करना है, अगर जिसने ये कर लिया उसका काम परफेक्ट है। अब बायो को पढ़ना कैसे है? बायो में सबसे इजी तरीका पढ़ने का ये है कि कम से कम 200 या 250 वर्ड मीनिंग है, मैसेज कर देना ग्रुप पर, मिल जाएंगे। जो मैसेज करे उसे पर्सनली पहुंच जाएंगे। जो नहीं याद कर लेगा उनके लिए काम इजी है। अब जैसे साइटो वर्ड यूज़ होता है, कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा होगा, साइटोसिन, साइटोकाइनिन, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। साइटो वर्ड जो यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, सेल के लिए। कैरियो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, छोटी छोटी सी चीज़ है, ये इन चीज़ों पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बायो की बात। अब हम बात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री हमें कैसे पढ़ेंगे। देखो केमिस्ट्री में तो सिंपल है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, हर बच्चों को लगता है कर लेंगे। रिएक्शंस करने स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में जाके खुद की रिएक्शन है बिगड़ जाती है। ऐसी इनऑर्गेनिक है। फिजिकल है, फिजिकल में भी ये प्रॉब्लम रहती है। बच्चा समझता है केमिस्ट्री इजी है फिजिक्स से, बट रियलिटी ये फिजिक्स इजी है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, कोई क्लियरिटी नहीं है। बट फिजिक्स में ये है कि फिजिक्स में अगर आपने एक लॉजिक, एक पॉइंट समझ लिया, एक प्रॉपर वो कर दिया, तो आपका हो जाएगा। अगर आपके समझ में एक कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर आप कई क्वेश्चन कर सकते हो। बट ये सेम चीज़ केमिस्ट्री में नहीं है। थोड़ा बहुत चलो इनऑर्गेनिक तो साफ सी बात है, रटने का हिसाब किताब है। उसमें भी अब ये कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक शायद कट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो वो तो अच्छा ही है। पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता है, अच्छे खासे वेटेज का भी आता है, बट वो भी निकल जाएगा। अब सबसे पहले तो आप लोग एक पेपर ज़रूर देख लेना नीट का। वैसे तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में, बट एक बार फिर भी आप ट्राई करना, जितना आपको पढ़ाया गया है, जितनी आपकी पुरानी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना अपने घर बैठ के आराम से, और फिर बताना कैसा हुआ, ठीक है। और ये तो हो गया हमारी बायो की बात, ठीक है। फिजिक्स में कैसे करना है। फिजिक्स में हमारे पास टीचर हैं फास्ट सर, आपको कोचिंग पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक और सर हैं विनय सर, वो आपको डाउट सॉल्व करेंगे आपके सारे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी मोड पे जिस पे आप कंफर्टेबल हो आपको वो मिलेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में शाम सर हैं, तबस्सुम मैम है, दोनों हैं आपके पास, ठीक है। और बायो में मैं हूँ आपके लिए, खदीजा मैम है, एक जैना मैम है, ठीक है। जैना मैम किस लिए, जूलॉजी के लिए, खदीजा मैम के पढ़ाएंगी बॉटनी, किस पे, सेंटर पे, ऑफलाइन, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं उनके लिए तो मैं हूँ, ठीक है। अगर किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, इमीडिएटली ग्रुप पर मैसेज करें। जिसको भी, अगर आप में से किसी बच्चों को वो आंसर आता है तो आप लोग आपस में डिस्कस करके आंसर दो। अगर जिससे नहीं होगा शाम तक मैं वेट करूँगा, नहीं हुआ तो फिर मैं तो हूँ, मैं तो कर ही दूँगा, ठीक है। तो जैसे कि पॉइंट्स बताए कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है हमारा, मैंगो का साइंटिफिक नेम बताओ, ठीक है। मैंगो का जब साइंटिफिक नेम पूछते हैं, जिस टाइम पे आप पेपर में बैठोगे तो उस टाइम पे 4 ऑप्शन रखे होंगे, और बच्चों को क्या पता होता है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, वही होता। ये सही है। बट जब पेपर में जाते हैं तो पेपर में कुछ और हो जाता है। मैंगीफेरा इंडिका, LIN, मैंगीफेरा इंडिका, CLIN, मैंगीफेरा इंडिका प्लेन, ठीक है। और डी नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अब इसमें सही वाला कौन सा है। तो बहुत से बच्चे मैंगीफेरा इंडिका ही लगा के आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैंगीफेरा इंडिका LIN। करेक्ट वाला कौन सा बताता है, NTA, LIN वाला, ठीक है। अब क्लास 11 के हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसमें रोबोट मैंने कितनी स्पीसीज बताई है हमारी, 7 मिलियन, ठीक है।
बट जब आप उसमें जाएंगे क्लास 12th में, वहाँ पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें 7.2 मिलियन है। ठीक है, तो इसमें भी कंट्रोवर्सी है कि किसके अकॉर्डिंग बताएं। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने एनसीईआरटी डीपली पढ़ी ली उसका काम हो जाता। ठीक है, और कुछ भी डाउट आए, कैसा भी डाउट। हाँ, कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि मतलब कि सर अब ये जो हमें यूज़ क्या क्या करनी है, कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। बुक्स बेटा कुछ अलग नहीं होती हैं, कुछ नहीं होती, जो फ्रेशर है उनको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कुछ अलग आईपीएस की किताब पढ़नी तुम्हें। सिंपल किताब है तुम्हारी एनसीईआरटी, 11th और 12th की एनसीईआरटी में फोकस करना है। चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो। फिजिक्स में तो खैर इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये है कि तुम्हारा केमिस्ट्री बायो में तो एनसीईआरटी तुम्हें फोकस करना है। अब एनसीईआरटी ये यूज़ करनी है, और प्लस प्रैक्टिस के लिए क्या यूज़ करना है हमें, एमटीजी। एमटीजी से बेस्ट कोई नहीं है। एक एमटीजी आती है, और एक एक टेस्ट सीरीज आती है, वो मैं टेस्ट आपको कोचिंग से प्रोड्यूस करवा दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको। लेकिन अभी स्टार्टिंग करेंगे। जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी वो तो हमारी मंडे से होंगी, जो हम अपना पढ़ना चालू करेंगे। अभी तो सिर्फ खाली इंट्रोडक्शन क्लासेस और समझाना है कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब एक डाउट और था, क्या था, किसका था डाउट। अभिनव ने भी कुछ पूछा था मेरे से। हाँ, एक बच्ची और थी, जोहा। जोहा, वो भी आई है हमारे बैच में। क्या डाउट था। हाँ, अब जो आप लोग ये कह रहे थे ना कि सर इतना कोर्स है 11th 12th का, कैसे याद रहेगा, कैसे वो रहेगा। मैं क्लासेस स्टार्ट होते टाइम पे भी एक बात बताता हूँ। जब आप अपनी क्लास 11 की बुक उठा कर देखेंगे, तो क्लास 11 की बुक में कितने पेजेस हैं, अगर आप लास्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिलेंगे 295 या 300 अप्रॉक्स समथिंग। ठीक है, अगर 295 या 300, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक नॉर्मली अभी मैंने नई एनसीईआरटी नहीं देखी है, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो हम जब देखते हैं तो उसमें कितने पेजेस हैं, 300। ठीक है, हमारे पास दिन कितने, 365। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अभी स्टार्टिंग है हमारी। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आप रोज एक दिन में 2 पेज पढ़ लें, ठीक है, तो कितने हो गए, 300 दिन में आपके पूरे 300 पेज निमट जाएंगे। या एक पेज भी रोज पढ़ा तो 365 दिन है, 365 दिन में 300 पेज खत्म हो जाएंगे। बचे कितने, 65 दिन। 65 दिन, चलो किसी दिन तबीयत खराब हो गई, किसी दिन शादी में चले गए तो तुम लोगों को जाना जरूरी होता है। ठीक है, या किसी की मौत वौत हो गई तो उसमें 65 दिन ऐसे खत्म कर लो। ठीक है, और पूरे भी 300 पेजेस नहीं है, थ्योरी पूरे पे नहीं है। कभी कभी तो डायग्राम बने हुए मिलेंगे तुम्हें, जैसे प्लांट सेल का डायग्राम बना हुआ है, एनिमल सेल का डायग्राम बना हुआ है। तो ऐसे ही पेजेस कम है। ठीक है, क्लास 12th में जाओ, क्लास 12th में भी इतने ही पेजेस हैं। तो अगर तुमने रोज भी 2 2 पेज पढ़े, दोनों दोनों उसकी बुक के, तो जब भी तुम आराम से पेपर से पहले पूरी एनसीईआरटी खत्म कर लोगे। बट ये मैं बोल तो देता हूँ, लेकिन ये करता कोई नहीं है। कह तो सब देते हैं बोले हाँ सर कर लेंगे जब स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। ये भी इसका एक हकीकत है। करोगे भी तो 2 3 दिन करोगे, फिर चौथे दिन किसी की शादी में चले गए, एक क्लास मिस हो गई, दूसरी क्लास मिस हो जाएगी, बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही फिर आपकी पूरी जर्नी की रेल पिटने लगती है, और यही प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, अगर आप एक सिस्टम से पढ़ो ना, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। रोज़ का काम रोज़ ही। अभी आपको स्टार्टिंग में 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे मैक्सिमम, सेल्फ स्टडी में। ठीक है, जैसे जैसे बैकलॉग क्रिएट होता जाएगा, टेस्ट में नंबर आने कम होंगे, टेस्ट में नंबर आने कम होंगे, डिमोटिवेशन होगा। तो इसलिए ये है कि अभी भी समझाना यही है मेरा, कि जो स्टार्टिंग है ना, उस स्टार्टिंग पे ही वो कर लो फोकस। कैसे, कि जो पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चन लगा लो, बस। 2 घंटे इनफ है, सेम एज केमिस्ट्री, सेम एज फिजिक्स। अगर ये कर लिया, परफेक्ट है। अदरवाइज अगर ये छोड़ोगे, नुकसान तुम ही उठाओगे। हम तो पढ़ा देंगे, मैं तो सिलेबस कम, टीचर तो रोज़ आएगा, टीचर को तो कोई हेडेक है नहीं, वो तो रोज़ तुम्हें आके पढ़ाएगा, चाहे कोचिंग पे पढ़ाए चाहे ऑनलाइन पढ़ाए। आया, उसने एक्सप्लेन कर दिया, उसकी जिम्मेदारी खत्म। ठीक है, ये तुम देखो, 2 दिन 4 दिन, एक दिन, हफ्ता, 10 दिन में चैप्टर खत्म, दूसरे चैप्टर वो पहुंच जाएगा। तुम पुराने चैप्टर का काम कंप्लीट करते रह जाओगे। इसलिए ही जो बच्चे आ रहे हैं, वो ये सोच के आए कि आप डॉक्टर। और हाँ, कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं सर नीट, इस कुछ बच्चे तो अभी जो 12th के बाद आए, उनका तो सिर्फ यही घर वालों ने बोला है, कुछ फैमिली
प्रे प्रेशर की वजह से आ रहे हैं कि नहीं जी नहीं, घर वाले बोल रहे हैं। बेटा इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना, ठीक है। और कुछ तो ये भी सोचते हैं कि बोले सर अटेम्प्ट दिया है, कुछ बच्चों ने बोला कि सर अटेम्प्ट दिया है और बिस्मिल्लाह पढ़ के क्वेश्चन लगाए हैं और भगवान का नाम लेके क्वेश्चन लगा दिए, आ जाएंगे नंबर। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसे नंबर आने लगते ना तुक्के से तो बहुत लोग भी आ जाते। ऊपर वाला है, ऊपर वाला बैठा है, ऊपर वाला भी इस चीज़ को दे रहा है। तुम्हारे हाथ में ना किसी की जान होगी आने वाले टाइम पर, तो ऐसी ही पावर किसी के भी हाथ में नहीं दी जाएगी, ठीक है। जो कैपेबल होता है, जो इसकी योग्यता होती है जिसकी, उसे ही मिलती है। और ये कोई ईजी नहीं है, बहुत लंबा एक जर्नी तुम्हें करनी पड़ेगी। अभी अभी तो स्टार्टिंग है। और बहुत से बच्चे तुम्हारे साथ वाले कर भी रहे हैं 11वीं 12वीं से, जो कर पढ़ रहे हैं मेरे से, वो लोग अभी भी पूरे पूरे साल लगते हैं इसे निकालने में। और फिर ये आगे चल के तुम्हें क्या लगता है आगे चल के पढ़ाई ईजी है? गलत फहमी मत रहना। अगर इसमें आ रहे हो ना तो सोच के आना कि अपने सारे सेक्रीफाइस, सारी चीज़ें सब, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी फिर तुम्हारी नहीं रहती। अगर तुम डॉक्टर बन भी गए ना तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी नहीं है। रात के 10 बजे फ़ोन आया था पेशेंट का, सुबह 4 बजे भी आया था, और तुम उठ के करना है उसका। तो इसलिए एक पंक्चुअलिटी और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके से पढ़ना अगर पढ़ने आ रहे हो तो। और इसलिए बोल रहा हूँ, जिसको हटना है पीछे वो अभी हट जाए। और फिर बाद में चल के बच्चा बोलता है सर एनजाइटी हो रही है, पेपर आ रहा है, घबराहट हो रही है, नहीं हो पाएगा। तुम अपने आप को रीजंस जो होते हैं ना, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। मैं भी हर चीज़ का अपने कोई ना कोई रीज़न दे दूँ सर, मैं तो कर लेता, बट मेरे जो बराबर वाले पड़ोसी हैं ना वो जलते हैं, उन्होंने हाय डाल दी, उन्होंने वो कर दिया। ये कुछ नहीं होता। आप रीज़न ढूंढते हो अपनी नाकामयाबी का, हर कोई ढूंढता, मैं भी ढूंढूंगा। तो इसलिए उस वो रीज़न अभी क्रिएट मत करना, क्योंकि अभी तो पहला दिन है। आज मैं क्लास भेजूंगा तो बहुत से बच्चे 90% तो ये है कि क्लास देखेंगे, अभी स्टार्टिंग है। और बहुत अभी देखेंगे भी नहीं, किसी को शादी में जाना होगा, किसी को कहीं जाना होगा। मुझे दिक्कत इससे नहीं, इंजॉयमेंट से, किसी चीज़ से सब कुछ करो, बट लेकिन जिस टाइम पे पढ़ने का टाइम है उस टाइम पे सीरियस, उस टाइम पे मजाक नहीं है, ठीक है। तो ये जो वाइट कोट और ये जो स्टेटिस्कोप का सपना वपना है ना, और देख रहे हो तो सही से देखो, नहीं तो मत देखो। और ये जो तुम लोग कहते हो ना डॉक्टर बनना सपना है, सपना है, पहले तो ये सपना नहीं है, सपना बोलना छोड़ो इसे। ये सपना नहीं है, कोई भी चीज़ है ना, एक एम, एक गोल बनाओ अपनी लाइफ में। अब तक जितना करना था कर लिया, अभी 12th में थे तुम लोग, अभी तक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 9th 10th 11th 12th, अभी तक तो घर वाले, अब घर वालों ने तुम्हें एक मौका दिया है। अगर इस साल नहीं निकला ना, ज़्यादा था 1 साल और दे देंगे। अगर उसमें भी नहीं निकला तो फिर लड़कों के साथ बता रहा हूँ, ज़्यादातर लड़कियों की तो शादी हो जाती है, उनका तो कोई वो नहीं है, किसी को पॉइंट किया, किसी को वो नहीं कर रहा। बट रियलिटी यही है हमारे इंडिया में, बहुत से पेरेंट्स सपोर्टिव भी होते हैं और इस टाइम पे होना भी चाहिए। लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं उनसे ही। और मेरी माँ तो खुद एक लड़की है, तो मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। बट ये है कि हाँ, ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि पेरेंट्स तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, तुम्हारी फीस तुम्हें घर बैठा के पढ़ा रहे हैं, तो उसका वैल्यू करो। ये नहीं हो कि बैठ के बस क्लासेस, अगर ये, मैं तो इसके फेवर में ही नहीं देखा ऑनलाइन क्लासेस लूँ, बट तुम लोग ही बोल रहे हो कि ऑनलाइन क्लास लो, इसलिए तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे ऊपर भी, मेरा खुद अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे, सेटअप पूरा अभी भी चीज़ें मेरे पास यहाँ पूरी नहीं है। मेरी खुद की पढ़ाई अभी प्रॉपरली नहीं चल रही है, ईजी नहीं है कुछ भी चीज़। बट मैं तुम्हारे लिए फिर भी कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने 11th 12th मेरे से पढ़ा है, और ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकता। अगर तुम लोग भरोसा कर रहे हो तो मैं उस भरोसे का पालन भी कर रहा हूँ। तो ये है कि मुझे भी ऐसा ना हो कि बीच में बैच बंद करना पड़ जाए। और इसका डिसएडवांटेज ना लेना कि ये सोच के कि ऑनलाइन क्लास आएगी तो सर को पता नहीं चलेगा या कुछ भी। मैं बीच में भी आऊँगा, मुरादाबाद सेंटर पे भी रहूँगा, और कहीं पे भी किसी को भी किसी टाइम पर भी कभी भी कुछ भी पूछ लूँगा। तुम्हें पता है मेरा दिमाग कैसा है पढ़ाई के मामले में। तो इस चीज़ से तो बेफिक्र रहना। जो जो आ रहे हैं अभी तो बहुत प्यार प्यार से बात हो रही है, लेकिन ये है कि आगे चल के फिर जैसी कंडीशन होगी, जैसे तुम करोगे वैसे ही। बात प्यार से मान जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि अब आगे चल के तो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा वो है। अब तो तुम वैसे भी समझदार हो चुके हो। लेकिन ये है कि अब जो स्टार्टिंग हुई है वो अब सही वाली लाइफ की स्टार्टिंग हुई है। आने वाले 5 साल ना सब ये लाइफ टर्निंग है, ये जो होता है ना टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। अभी जो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड जो तुम्हारी इज्जत वगैरह करते भी हैं थोड़े बहुत, वो भी सिर्फ तुम्हारे माँ बाप की वजह से करते हैं। अभी क्या हो, तुम शर्मा जी के बेटे हो, उनके बेटे हो खान साहब के, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि
अगर कुछ ना करा ना, नॉर्मली ऐसे रहे, बीएससी बीएससी कर ली और ये वो, तो फिर नॉर्मली जैसे और लोग ट्रीट होते हैं ना वैसे ट्रीट हो गए। और अगर डॉक्टर का नाम का टैग लग गया तो बड़ा अच्छा अच्छा इंसान, बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी करो तो ऐसे करो, या तो करो मत, या कर रहे हो तो फिर ब्लाइंडली करो, उसे करके ही छोड़ो। सिर्फ दो ही चीज़ होती है। अभी हमारा लेक्चर होता, हमारे प्रिंसिपल ने तो बात बोली थी, अगर आपका अपने ऊपर विल पावर पे अगर आपका कंट्रोल है, विल पावर यानी कि जो आपकी डिज़ायर्स, जो आपकी चीज़ें हैं ना, अगर आप उस पर कंट्रोल कर लो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो होंगी नहीं बहुत से, और बहुत लोग कर भी लेते हैं। पढ़ने के लिए ना विल पावर पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। वो कैसे? फ़ोन चलाने का मन करेगा बट तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगा। बात करने का मन करेगा बट छोड़ना पड़ेगा। कुछ पाने नहीं, कुछ तो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। करो सब कुछ, सब पता है, सबका सबका, मैं मना नहीं कर रहा, करो सब कुछ बट एक लिमिट। अल्कोहल हमारे मेडिकल में कहते हैं, अल्कोहल पीना गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, पियो, कोई नहीं है, हार्म नहीं देती। लेकिन जब आप उसकी एक्सेसिव डोज लेते हैं, जब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये चीज़ ध्यान रखो। कोई भी चीज़ है करो, लिमिट में करो, बैलेंस बना के करो। इक्विलिब्रियम नाम सुना है? इक्विलिब्रियम का कहना क्या है कि दोनों चीज़ें बैलेंस रहनी चाहिए। पर्सनल लाइफ भी मैनेज करो, प्रोफेशनल भी करो, दोनों चीज़ें करो। हम भी करते हैं, सब करते हैं, मज़े काटो ज़िंदगी है। बट ये है कि ऐसा ना हो कि घर वाले करा रहे हैं और तुम लोग मज़े काट रहे हो। घर वाले तो फीस पे कर रहे हैं बेटा, नुकसान तुम्हारा होगा जिस दिन तुम खुद कमाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है। तो पहला तो यही है, आपको वैसे आप तो इंट्रोडक्शन क्लास में ही इतना वो कर रहे हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास से ही, क्योंकि ये जो चीज़ है ना यहीं से स्टार्टिंग है सारे, ये पॉइंट से यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। अगर ये यहीं समझ लिए, जिसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि हाँ मुझे कुछ करना है और आज से ही करना है, डॉक्टर बनना कोई इतना वो नहीं है कि मैं नीट में नहीं हो पाएगा। और हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर रैंक वगैरह कॉलेज वगैरह कैसे होते हैं। उनके लिए ये है कि भाई 720 नंबर का पेपर होता है हमारा। ठीक है, 720 नंबर में 3 कैटेगरी में पेपर डिवाइड है हमारा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, बायो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, बॉटनी जूलॉजी। ठीक है, इनके भी सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में कितना आते हैं, 15 क्वेश्चन। सेम एज बॉटनी एंड जूलॉजी। ऐसे केमिस्ट्री में होता है सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है, ऐसी फिजिक्स में होता है सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है। अब इसमें जो नंबर्स वगैरह की वो होती है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, अगर सही करो 4 नंबर, गलत करो तो 5 नंबर निगेटिव में जाते हैं। ये गलतफहमी स्कूल में मत रहना कि सर नहीं जी नहीं, 1 नंबर निगेटिव में। 1 नंबर निगेटिव में तो होते ही 4 नंबर वो भी जाते हैं, जो आपको टोटल टोटल 720 है ना, तो उसमें 4 नंबर का तो क्वेश्चन गया, ऊपर से 1 नंबर तो निगेटिव हो गया, तो कितने नंबर का नुकसान हो, 5 नंबर का ओवरऑल। तो 5 नंबर का होता है। ठीक है। जूलॉजी बॉटनी, जूलॉजी तो फिर भी बोलते हैं ईजी है, बॉटनी बोलते हैं टफ है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनसे पूछ लेना कैसे पढ़ाई थी बॉटनी। कोई टफ नहीं है, टफ कुछ नहीं होता, तुम लोग बनाते हो, जो नहीं पढ़ता वो टफ बनाता है। ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ से तो बेफिक्र रहो। और हाँ, कॉलेज वगैरह कैसे हैं, अभी जो स्टार्टिंग करोगे ना, जो पहले साल वाले, वो उनका सबका क्या होता है, सर एम्स लेना, मौलाना आज़ाद लेना है, ये सारे रहते हैं। ठीक है। अभी प्रायोरिटी ये होगी तुम्हारी, अभी तुम अपने रूम में भी लिख के डालोगे एम्स और ये वो, वॉलपेपर भी लगेंगे, स्टेटस भी लगेंगे। लेकिन जब 1 साल का नीट दे दोगे ना, तो सारे चेंज हो जाते हैं, नंबर के साथ ना सब चेंज हो जाता। कुछ ही लोग होते हैं जो कर पाते हैं, विल पावर, जो अपने कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। वो सर आप क्यों नहीं कर पाए? हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है। ठीक है। वो जितना किस्मत में लिखा होता है ना, जितना डेस्टिनी है तुम्हारी, जो लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा। ठीक है। कोशिश जारी है, करते रहेंगे कुछ ना कुछ, कभी तो करेंगे बड़ा। ठीक है। अब ये जो एम्स वगैरह होते हैं, इनका होता है भाई 715 720 नंबर पे। जिनके हाईएस्ट नंबर आते हैं उनको तो मिलता है एम्स। ठीक है। और जिनके जैसे जैसे नंबरिंग होती है, जनरल ओबीसी, हाँ इसमें आगे आपकी कैटेगरी भी डिवाइडेड है। उसमें कोटा मिलता है आपको, जनरल का अलग, ओबीसी का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग। ठीक है। गवर्नमेंट में कितनी सीट्स है हमारी एमबीबीएस की पता है? बताओ, कितनी सीट्स हैं गवर्नमेंट में? 98,000।
टोटल गवर्नमेंट सीट्स हैं भाई 98,000, जो ऑल इंडिया होती हैं। ठीक है, मिलती कितनों को है? 20 लाख 21 लाख बैठते हैं। 90,000, 90,000, 98,000, यानी कि 1 लाख, 1 लाख भी ना हुए पूरे। 20 लाख बैठे थे, 1 लाख, यानी कि 1% का रेशो है। बहुत बड़ा रेशो है। इसमें से वही निकल के आ पाता है जो कुछ अलग होता। ठीक है। अब गवर्नमेंट के फ़ायदे सुन लो, प्राइवेट के फ़ायदे सुन लो। गवर्नमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, रैंक बनती है आपकी फिजिक्स से, कि अब आपके जितने क्वेश्चन फिजिक्स में सही होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनती है। एक आती है ऑल इंडिया रैंक, एक आती है आपकी स्टेट रैंक। ठीक है। जो ऑल इंडिया रैंक है उससे आपको कॉलेज अलॉट होता है। अब जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर वो गवर्नमेंट अलॉट हो गया तो फिर तो ज़िंदगी के मज़े। अगर एमबीबीएस मिल गया तो फिर तो बस तुम नोट छापने की मशीन की तैयारी कर लो। खैर कहना नहीं चाहिए ऐसा, ये कोई धंधा नहीं है हमारा, बट फिर भी आता दिमाग में, लोग बोलते हैं बहुत ईजिली करते हैं। तो कितने हो गए तुम्हारे? फिर इतना पैसा खर्च नहीं होता। फिर तो साल का, अगर तुम्हें कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो साल की फीस जाती है 30-35 हज़ार रुपये पर ईयर। कितने हो गए 5 साल के? 2.5 लाख रुपये मान लो। और जो तुम्हारा खुद का एक्सपेंसिव है, जो तुम अपना यूज़ करोगे कपड़े वपड़े लाने, वो तो तुम्हारे खुद के हैं, अपने एक्सपेंस है। ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारे नंबर आए, अच्छे नंबर आए, जितने नंबर आएंगे उतने कम फीस, जितने नंबर उतने कम फीस, जितनी अच्छी रैंक उतने कम फीस। ठीक है। और जितने कम नंबर उतनी ज़्यादा फीस है। सिंपल है। इसलिए वो वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रेशियो है इसका। जितने नंबर उतनी कम फीस, जितने कम नंबर उतनी ज़्यादा फीस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट। अब तुम्हारे हाथ में, कम नंबर लेके आओ ज़्यादा नंबर लेके आओ। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना। जो पढ़ाऊँ उसे एंड टू एंड, डेली टू डेली पढ़ के ख़त्म कर देना। प्रैक्टिस, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। वो वाली लाइन है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वही है, वही अप्लाई होगी। इसलिए चालू कर दो, अब कमर टाइट कर लो पढ़ने के लिए। ठीक है। और किसी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या कुछ भी पूछ लेना, मैसेज डाल देना ग्रुप में किसी भी टाइम। ठीक है। बस रात के 12 बजे तक तुम्हें रेस्पॉन्स मिल जाया करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे। ठीक है। और क्लासेस की टाइमिंग अभी कंफर्म है नहीं, क्लासेस आपको हो सकता है शाम में मिले या सुबह में मिले। मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी एक टाइम बन जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाए करेगी। आज भी छुट्टी थी कॉलेज की, तो इसलिए क्लास रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो बीच में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम भी आ रही थी, बट वो अब क्लियर हो गई। अब क्लासेस आपकी हुआ करेंगी। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर अपना सेल वाला। ठीक है। हमें सेल क्या है? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत से बच्चों को सेल का साइज़ ही नहीं पता होता, तो इसलिए सबसे पहले सेल से स्टार्ट करेंगे। फिर सारा प्लानर वगैरह वो सब मिल जाएगा ग्रुप में, वो सब जैना मैम आपको भेज देंगी। ठीक है। ठीक है भाई, फिर बस आपके लिए यही है कि आप लोग अपना पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। अब आप बैच में आ गए हो, वेलकम है आपका। 1 साल आपको मुझे झेलना है और आपको मुझे, दोनों को करना है। ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।